बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 25 अप्रैल और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की पहली खबर, हिंदुस्तान से मुमकिना जंग का खतरा, पाकिस्तानी जनरल्स को इमरान खान की याद आ गई। जी हां, हमारे पास पहली खबर यह है कि अब जनरल आसिम मुनीर और उनके साथी जनरल्स आपस में बातचीत कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ राब्ता किया जाए और उनके साथ बात की जाए। इस सिलसिले में बहुत ही अहम खबर है जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के मीडिया में है, उसका कुछ बैकग्राउंड, उसका कुछ तज्जिया, तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे ताकि इस कॉम्प्लेक्स न्यूज़ या इस बहुत ही उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने में हम और आप मिलके थोड़ी सी रोशनी डाल सकें। तो खबर पाकिस्तान के मीडिया में यह है कि 4 से 5 सीनियर रिटायर्ड फौजी अफसरान इमरान खान से मिलना चाहते हैं और उन्होंने अदालत से रुजू कर लिया है। इनके नाम मेजर जनरल रिटायर्ड मसूद बरकी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाहिद अकबर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सिकंदर अफजल और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फारूक खान। इन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में दरख्वास्त दायर की है कि कुछ बहुत ही अहम किस्म के मामलात हैं जो इमरान खान से हमने डिस्कस करने हैं, इसलिए हमारी मुलाकात इमरान खान साहब से करवाई जाए या हमें इजाज़त दी जाए कि हम इमरान खान से मुलाकात कर सकें। अब देखने को तो ये खबर ये है कि 4 बहुत ही सीनियर फौजी अफसरान जो हैं वो इमरान खान से मिलना चाहते हैं और वो अदालत चले गए हैं। तो इस खबर को अगर थोड़ा सा डाइसेक्ट करते हैं तो इसके कई पहलू हैं। पहला सवाल तो आपके जहनों में आता है कि अगर जनरल आसिम मुनीर इमरान खान से इन फौजी अफसरान की मुलाकात करवाना चाहते हैं तो वो तो सीधी ही करवा देते। अदालत में जाने की क्या ज़रूरत थी? कानून में भी वैसे सीधी सीधी जेल की जो अथॉरिटीज़ हैं वो इमरान खान की मुलाकात करवा सकते हैं लोगों के साथ। कोई ऐसी कदगन नहीं होती अदालत की तरफ से। अदालत में तब जाया जाता है जब कोई मुलाकात ना हो रही हो, किसी को मुलाकात की इजाज़त ना मिल रही हो, कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हों। इसमें तो जेल अथॉरिटीज़ चाहें तो इमरान खान के साथ कितने भी लोगों की मुलाकात करवा दें। तो फिर ये अदालत का मामला क्यों है इसमें? तो इससे लगता तो ये है कि इन जनरल साहबान का और जनरल आसिम मुनीर या दूसरे जनरल्स का, जो सर्विंग जनरल्स हैं, आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये जनरल साहबान खुद से ही मुलाकात करना चाहते हैं क्योंकि अगर इनका उनसे कोई लेना देना होता तो इन्हें अदालत क्यों जाना पड़ता? नहीं, ऐसा नहीं है। सूरत हाल इतनी सादा नहीं है। असल बात यह है कि अगर इन लोगों को किसी भी वक्त इमरान खान से मिलवा दिया जाए और जो ये बात इमरान खान साहब से कहें वो इमरान खान आगे से ना माने, और कल को जब इमरान खान साहब की वकला से या किसी से मुलाकात हो और वो ये कहें कि मेरे पास 4 फौजी रिटायर्ड जनरल्स आए थे और उन्होंने ये बात कही थी, तो फिर थोड़ी सी पाकिस्तानी आसिम मुनीर साहब और दूसरे जनरल्स के लिए हजीमत होगी। इसलिए उस चीज़ को कवर करने के लिए पहले ही इन जनरल्स को, ये मेरा तज्जिया है, मेरे पास इसकी खबर नहीं है, ये मेरा तज्जिया है। खबर ये है कि ये लोग मिलने जा रहे हैं, लेकिन तज्जिया मेरा ये है कि इन्हें अदालत में इसलिए भेजा जा रहा है ताकि इस चीज़ को कवर किया जा सके कि अगर ये चीज़ उस तरीके से इन प्ले ना हो, क्योंकि अगर ये मुलाकात करा दें फिर तो बहुत वाजे है ना कि इन जनरल्स को आसिम मुनीर साहब और उनके साथियों ने भेजा है। तो कवर देने के लिए कि ये हमने नहीं भेजा, ये अदालत के थ्रू गए हैं, तो ये जनरल्स अदालत में पहुंचे हैं। दूसरा पहलू इस खबर का बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो पहलू ये है कि इस खबर को दी न्यूज़ ने, अंसार अब्बासी साहब वाली जो न्यूज़पेपर है, उन्होंने कवर किया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया है। तमाम जनरल साहबान को मुहिब वतन और आम पाकिस्तानी शहरी, नॉन पॉलिटिकल और बेहतरीन पाकिस्तानी करार दिया है। तकरीबन तकरीबन उस खबर की जो समरी बनती है, अगर इसके पीछे जनरल साहबान ना होते तो द न्यूज़ ने इन्हीं रिटायर्ड जनरल्स को शरपसंद और इंतशारी टोले के साथी करार दे देना था और इन पर शदीद तनकीद होनी थी कि ये एक सियासी लीडर को जेल में क्यों मिलना चाहते हैं। ये रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, इनका क्या काम है? तो दी न्यूज़ का भी घेर घार के इस खबर को बहुत ही पॉजिटिव पेश करने से भी ये पता चलता है कि ये मुलाकात किसके इमा पर हो रही है। अच्छी बात है, इस पर कोई तनकीद नहीं मैं कर रहा, बहुत उम्दा बात है। मेजर जनरल रिटायर्ड मसूद बरकी, उनका लास्ट नेम बरकी है, वहाँ से भी कुछ पता चलता है कि क्यों शायद उन्हें पिक किया गया होगा या उन्हें रिक्वेस्ट की गई होगी। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाहिद अकबर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सिकंदर अफजल और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फारूक खान, अगर ये वाकई जाते हैं, बातचीत करते हैं और इस कड़े वक्त में कोई इसमें ब्रेक थ्रू होता है तो हमारी दुआएं इन
चारों रिटायर्ड अफसरान के साथ हैं और पूरी कौम चाहती है कि इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जा सके। मैं आपको इसका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दे रहा हूं कि ये स्टोरी प्ले कैसे की जा रही है और ये इनिशिएट कैसे हुई है और इसका बैकग्राउंड क्या होगा। अब इसके साथ साथ एक और स्टोरी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो कहते हैं ना कि सदके जामा थानेदारा माँ याद करवा देती है। आपने इत्तेदाद एहसन से एक लतीफ़ा सुना था, तो लग ऐसे ही रहा है कि जो मोदी ने इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर ज़ाहिर है ज़्यादती कर रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान का पानी बंद कर रहे हैं, जंग का एक समा पैदा कर दिया है, तो पता नहीं अब शुक्रिया किसका अदा करना है कि हमारे चौधरी साहब को कौमी यकजहती याद आ रही है, जो कि पिछले 3 साल याद नहीं आई। आपको बताते हैं कि नहरों के मामले पे क्या हुआ है। अब से चंद दिन पहले तक टेलीविज़न के जो मारूफ एंकर्स थे इस्लामाबाद के अंदर, जिनमें मेरी 3 से ज़्यादा लोगों से बात हुई, उनको ये बताया जाता था कि पीपल्स पार्टी को ये बता दें, उनके जो गेस्ट आते हैं, और अपना एनालिसिस भी ऐसे ही करें कि अगर पीपल्स पार्टी छोड़ के जाना चाहती है तो जाए, नहरें तो बनेंगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी शदीद प्रेशर में थी कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी पार्टीज़ नहरों के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई थी। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक चले जाना था। पीपल्स पार्टी पहले तो अग्रीड थी, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी को इसके खिलाफ खड़े होना पड़ा। तो पीपल्स पार्टी को कॉर्नर करने के लिए, मजीद जूस निचोड़ के निकालने के लिए, जनरल साहबान उनको ये पैगाम दे रहे थे कि आपने गवर्नमेंट छोड़नी, कल छोड़नी, आज छोड़े, हमें कोई परवाह नहीं है, आप चले जाइए, हमने नहरें हर सूरत बनानी है। लेकिन अब मामला चेंज हो गए। अब से चंद दिन पहले ये पहलगाम का जो हमला हुआ है, इससे एक दिन पहले डीजी आईएसपीआर साहब जो हैं, उन्होंने इस्लामाबाद के चीदा चीदा सहाफ़ियों को ब्रीफिंग के लिए बुलाया हुआ था। जी हाँ, ये हम आपको खबर दे रहे हैं। ब्रीफिंग किस चीज़ पर देनी थी? नहीं, ये कोई दिफा के मामलात पर नहीं देनी थी, जंग पर नहीं देनी थी, ब्रीफिंग नहरों पर देनी थी। सदके जाऊँ मैं जनरल साहब आपके और आपके शौक़ों के, लेकिन बहरहाल ब्रीफिंग देनी थी डीजी आईएसपीआर ने। उसके लिए तमाम मोतबर जर्नलिस्टों को इस्लामाबाद में पाकिस्तान से बुलाया हुआ था, रावलपिंडी में, और उन्होंने डीजी आईएसपीआर के ऑफिस जाना था, सेक्रेटेरिएट जाना था। वहाँ पर यह ब्रीफिंग होनी थी कि नहरें बनना कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन ऐन उस वक्त ये पहलगाम का हमला हो गया एक दिन पहले, और उसके बाद ये ब्रीफिंग कैंसिल कर दी गई। ना सिर्फ ब्रीफिंग कैंसिल की गई, बिलावल जरदारी को बहुत ही तेज़ी से बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि हम नहरें बनाना रोक देते हैं। और रोकने के लिए अब तरीका वारदात इस्तेमाल किया गया है कि इस प्रोजेक्ट को अब CCI में लेके जाया जाएगा, और CCI में ये कहा जाएगा कि कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, इस पर मज़ीद रिसर्च होनी चाहिए। तो मैं आपको पहले से ख़बर दे रहा हूँ कि CCI में जब ये जाएगा तो CCI इसको मुस्तकिल तौर पर रद्द नहीं करेगा, बल्कि ये कहेगा कि इस पर मज़ीद रिसर्च करवा लें, इस पर मज़ीद फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स या कंसल्टेंसी कुछ थोड़ी सी करवा लें, और फिर देखते हैं कि इसको करना है कि नहीं। पेंडिंग कर देगा, दाखिल दफ्तर कर देगा। और इसी वजह से बिलावल जरदारी के साथ बैठ के शहबाज शरीफ ने, वही शहबाज शरीफ जिसके मालकान मीन जनरल साहबान अब से चंद दिन पहले कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने छुट्टी करनी है तो करे, नहरें तो बनेंगी, अब वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, नहरों को रोक देते हैं, CCI में ले जाते हैं, CCI से डेफर करवा देते हैं, बाद में देखेंगे इस मामले को। और बिलावल के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की ताकि पीपल्स पार्टी को फेस सेविंग मिले कि हमने नहरें बनने से बचा लिया। और पीपल्स पार्टी इस पर जश्न मना रही है। वजह क्या है? वजह आपको पता है, बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो तो आपके सामने है। खैबर पख्तूनख्वा में जो इन्होंने खुद कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तशद्दुद कर करके और सब कुछ, वो भी आपके सामने है। तो तीसरा सूबा रह गया था सिंध, और उसमें भी अगर पीपल्स पार्टी से बिगाड़ लेते और नहरों के मामले में मामला ख़राब हो जाता तो कौमी यकजहती, फिर पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। तो इन हालात में अब मोदी ने हमें कौमी यकजहती, चलें शुक्र है जो मोदी का इंतशार है उस तरफ से, या पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का उसका जो जुनून है जंगी, उसने हमें कम अज़ कम कौमी यकजहती याद करवा दी है। यही मैं कह सकता हूँ, और मुझे समझ नहीं कि इस पर मैं क्या तज्जिया करूँ, लेकिन कम अज़ कम ये ज़रूर हुआ है कि अब हमें कौमी यकजहती याद आ गई है। और जो नहरें बनाने पर हम तुले हुए थे अब से चंद दिन पहले कि हर सूरत नहरें बनानी है, अब उनसे हमने खुद जान छड़वाई। लेकिन आज ही मैं आपको खबर दे देता हूँ, जैसे ही इंडिया का ये सारा मसला उतरेगा, फिर हमारे जनरल साहबान नहरें बनाएंगे, क्योंकि ये बाज नहीं आएंगे, ये फिर वो काम करेंगे जो ग्रीन इनिशिएटिव पे इन्होंने किया हुआ है। ये सिर्फ अभी मौका टपाएंगे, अभी वक्त टपाएंगे, अभी वक्त गुजारेंगे, और आपको कहेंगे कि कौमी यकजहती। चलें, हम तो इसमें भी खुश हैं कि मौके पर ही आप कौमी यकजहती कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ तो बेहतर कर रहे हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं, क्योंकि अगली खबर जब आपको दूंगा तो आपके सर शर्म से झुक जाएंगे। यकीन कीजिए, ज़रूर झुकेंगे, क्योंकि आप कल जो स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं,
वो जब दूसरे मुल्क के सिटीजन्स के साथ मिलेंगे तो यकीनन उनसे ये सवाल पूछा जाएगा जो आपको खबर देने लगा हूँ। तो खबर यह है कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, जी हाँ, जिन्हें जनरल आसिम मुनीर साहब ने 50,000 की लीड से हारा हुआ इलेक्शन जाली वोट डलवाकर रेहाना डार साहबा के खिलाफ एक हारा हुआ इलेक्शन फॉर्म 47 पर जिताया, फिर उन्हें बड़े चाव के साथ डिफेंस मिनिस्टर बनाया, वो अब इंटरनेशनल मीडिया पर बैठकर ये कह रहे हैं कि हाँ, हमने 30 साल से दहशतगर्दों को पनाह दी है, ट्रेनिंग दी है, फैसिलिटेट किया है। हाँ, हम हैं जो दहशतगर्दों के पालनहार हैं, हम हैं जो दहशतगर्दों को फैसिलिटेट करते हैं और हम इस पर शर्मिंदा हैं और हमारी ये गलती है और हमने ये सब कुछ अमेरिका और वेस्ट के लिए किया है। मेरी समझ से बाहर है कि जनरल आसिम मुनीर और दूसरे जर्नैलों को इस तरह के जो तोहफे हैं वो क्यों पसंद आते हैं। क्या इसलिए पसंद आते हैं कि कौम को जो पहले खाई की तरफ जा रही है उसको उसमें से भी मैं ये कहूँ कि गहरे समंदर में फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। आप ज़रा ये सवाल सुनिएगा। याल्दा हाकिम बहुत ही टैलेंटेड जर्नलिस्ट है। ये अफ़गानिस्तान में पैदा हुई थी, काबुल में। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया 6 महीने की थी शायद जब ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। ये पाकिस्तान के रास्ते ही, पहले इनके वालिदैन पाकिस्तान आए थे और जिस लुटे पुटे जैसे वहाँ से निकले थे और उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया में गई और फिर इन्होंने जर्नलिज़म किया और बड़ा पाई का जर्नलिज़म करती हैं। स्काई न्यूज़ की ये टॉप ब्रॉडकास्टर हैं, इससे पहले बीबीसी की टॉप ब्रॉडकास्टर रही हैं। बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि जिस भी ब्रिगेडियर साहब ने, जनरल साहब ने इसे याल्दा हाकिम के सामने फेंका है, उसे इसके कैलिबर के बारे में सोचना चाहिए था कि ये जो भांड है, ये जो जुगतबाज है, ये इस काम के लिए नहीं है। इसको कोई पंजाबी, मेरा जो पंजाबी वीलाग है, इस तरह का किसी और जर्नलिस्ट से करवाएं और उसके अंदर इसका इंटरव्यू लें, ये पंजाबी में जुगते मारे और वहाँ पर ये बताए कि हमारा टेररिज्म के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। आपने सवाल सुनना है, इस शख्स का जवाब सुनना है। जो ब्रॉडकास्टर है यल्दा हाकिम, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने हैं तो आपको पता चलेगा कि वो भी परेशान हो गई। फिर इसको अंदाज़ा हुआ कि ये मैंने खच मार दी है, तो फिर उसको कवर करने के लिए जब उसने पूछा कि ये आप यही कह रहे हैं, तो फिर ये शख्स कह रहा है कि नहीं, वो हमने तब गलती की थी। लेकिन ये ज़रा सुनिए, ये पहली लाइन क्या कह रहे हैं। वो इनसे पूछ रही है कि पाकिस्तान पर इल्ज़ामात है कि हमेशा पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को फैसिलिटेट किया है, ये किया है, ये किया। उन्होंने दहशतगर्दों को फैसिलिटेट किया, उन्हें ट्रेनिंग दी, उन्हें सब कुछ दिया। ये आगे से क्या कहते हैं, ये ज़रा सुनिए क्लिप। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that even though no, that was a mistake, and we suffered for that, and that is why you are saying this to me. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11, this Pakistan's track record, was not, unimpeachable track record. सुन लिया आपने। ये शख्स पहले मान रहा, कहता है हाँ, हमने 30 साल तक ये अमेरिका के लिए ये सब कुछ किया। अच्छा, ये अब वो पंजाबी फिल्मों के टार्जन बनते हैं, इनको ये बात नहीं समझ कि ये आप एक जर्नलिस्ट के तौर पर तो कह सकते हैं, एक एनालिस्ट के तौर पर कह सकते हैं। अपनी तरफ से बड़ा माचो मैन बन रहा है कि वो देखो जी मैंने सच बोला। मुझे पता चला किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे फवाद चौधरी साहब भी इनके इस इंटरव्यू की बड़ी तारीफ कर रहे थे। मैं तो हैरान ही रह गया हूँ। मतलब कि ये अगर कोई एनालिस्ट हो या कोई और बात हो या फिर इसमें टैलेंट हो कि अपने पूरी बात को एक पहले खुद कंप्रीहेंड कर सके कि सवाल क्या है और फिर इस तरीके से उस सारी चीज़ को इस पैराए से सामने रखे कि लोगों को समझ आ जाए। इन साहब को तो इतना नहीं पता कि अगर ये अपना पूरा सेंटेंस बोल के खामोश हो गए हैं तो फिर उसका मतलब इनका एडमिशन ले लिया गया है। वो जो याल्दा हाकिम है वो फिर इनसे पूछती हैं तो ये कहते हैं कि नहीं मैं आपकी बात नहीं कर रहा, अब गलती है। और भाई बात किसने आपकी पूछनी है और सुननी है? आप पहले सेंटेंस बोल रहे हैं कि हाँ हम 30 साल से ये करते आ रहे हैं और मतलब हम अब भी कर रहे हैं, उसका मतलब तो यही है जब वो आपसे सवाल पूछ रही है। पैराए इसी में सवाल हो रहा है जो कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी हुई है। लेकिन मैं हैरान हूँ इस तरह के लोग कहाँ से हमें मिले हैं और क्या। और भी इन्होंने बहुत वहाँ पर इंटरेस्टिंग किस्म के इनसे सवालात जो हैं वो किए गए, इन्होंने जवाबात दिए। मसलन एक और सवाल, ज़रा छोटा सा इनका क्लिप सुनिएगा। याद कीजिए कि जब इमरान खान ने तकरीर की थी तो कैसे उन्होंने ये पुटअप किया था कि 2 एटमी मुल्कों के दरमियान जंग होगी तो ये कितना बड़ा,
इन साहब ने ये बात नहीं बोली। ये साहब दुनिया को इस पे सेंसिटाइज नहीं कर रहे, बल्कि जर्नलिस्ट को इनसे ये सवाल पूछना पड़ा कि आपके ख्याल में दो एटमी मुल्कों के दरमियान जंग होगी तो ये खतरनाक बात नहीं होगी? तो आगे से ये साहब कह रहे हैं हाँ मेरा ख्याल है खतरनाक ही होगी। सुनिए। And that's what I wanted to get to. We're talking about two nuclear powers. Should the world be worried about this moment? Yes, I think so. The clash between two nuclear powers is always worrisome. सुन लिया आपने? तो ये वो तोहफे हैं जो हमारे जर्नैलों को पसंद आते हैं। यहाँ से आप हमारे जर्नैलों का टेस्ट देखिए। आप हम मतलब जाफ़र एक्सप्रेस पूरी दुनिया में मिसिंग है, किसी मीडिया के ऊपर वो खबर नहीं आती। वहाँ 27 लोगों का कत्ल होता है, पूरी दुनिया साथ खड़ी होती है। इसका कोई और ज़िम्मेदार नहीं है, हमारे जनरल्स ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने कभी लीडरशिप पनपने नहीं दी। जिसमें कुछ टैलेंट होता है उनको ये लोग मार मार कर जेलों में डालते हैं और सियासत से अलग करते हैं। तो ये हमारे जनरल्स का ये जो उनको खब्त है कि उन्हें हर चीज़ का पता है, ये उसका शाखसाना है कि आज ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर होकर ये इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर याल्दा हाकिम के सामने कह रहे हैं कि हाँ हम 30 साल से ये गंदा काम कर रहे हैं। साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम गंदा काम कर रहे हैं। तो गंदा है पर धंधा है। जनरल साहब, मेरा ख्याल है कि इस काम के लिए कोई और बंदा रख लें या इसको कोई प्राइवेट साथ कोई मेजर साहब दे दें जो पंजाबी में ट्रांसलेशन कर दिया करें, ताकि इसको बात तो समझ आए कि वो बात क्या कह रही है। और वो टू यू नो यस, वो ही इज़ नॉट एबल टू कंप्रीहेंड व्हाट ही वांट्स टू से। मेरी समझ से बाहर है कि ये बंदा क्या वहाँ बातें कर रहा है। और फिर बैठने का अंदाज़, मेरा ख्याल है वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर इंटरव्यू दिया है, वो किसी जगह पे बैठा है, वहाँ बैठे हैं ये साहब, सामने रख दिया है इन्होंने वो मोबाइल फ़ोन और उसके ऊपर चढ़ के ऐसे मुंह देख के बैठे हुए हैं, घड़ी का अपना स्ट्रैप दिखा रहे हैं या मुंह के ऊपर हाथ रख के। यू आर अ डिफेंस मिनिस्टर, एक्ट लाइक वन। even if you are not, but at least you have given this role, act like one. सो समझ से बाहर है कि हमारे जर्नल्स जो हैं ये क्या करते हैं और क्या करना चाहते हैं ऐसे लोगों को हम पर मुसल्लत करके। बहरहाल आगे चलते हैं। अगली खबर जो है वो आपके सामने कश्मीर से रखते हैं। अब वहाँ पर क्या डेवलपमेंट हो रही है वो भी आपको बतानी है। पहली डेवलपमेंट तो हिंदुस्तान से आपको बता देते हैं कि फवाद खान की फ़िल्म आ रही थी। फ़िल्म का नाम मैं शायद गलत ले लूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, उसकी इंग्लिश में नाम था तो उसका उर्दू क्या बनेगा। अबीर अब गुल है या गुलाल है, लेकिन बहरहाल जो फवाद खान की फ़िल्म थी गालिबन उसका नाम अबीर गुलाल है। वो आ रही थी, हाल ही में उसने रिलीज़ होना था अभी मुस्तकबिल नियर फ्यूचर में। लेकिन अब उनकी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है इंडिया की, उसके तवस्सुत से ये खबरें आ रही हैं कि उस फिल्म को इंडिया के अंदर रिलीज़ नहीं होने दिया जाएगा। नफ़रत का आलम जो है वो बहुत बढ़ गया है। आम मुसलमानों के साथ वहाँ क्या हो रहा है उसकी तरफ तो चलते हैं, लेकिन जिन पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये दहशतगर्दी की, जो ये सारा हुआ सानहा, ये उन्होंने किया, वो उसके ज़िम्मेदार हैं। उनमें से अब कई लोगों के घरों को तबाह कर दिया गया है। ये कुछ फुटेज आपको दिखाते हैं। बरखा दत्त और दूसरे इंडियन जर्नलिस्टों ने इन्हें शेयर किया है। एक साहब जिनका नाम शायद आसिफ शेख या आतिफ शेख, दोनों नाम साइमल्टेनियसली लोग यूज़ कर रहे हैं, आसिफ शेख या आतिफ शेख, उनके घर को तबाह किया गया है। उसके साथ साथ एक और जो टेररिस्ट जिनको वो कह रहे हैं एक और हैं, उनका घर भी तबाह किया गया। ये एक से ज़्यादा घर तबाह किए गए हैं डिफरेंट इलाकों में। इनके ऊपर उन्होंने कहा है कि ये वो लोग हैं। ज़ाहिर है वो अभी तक पकड़े तो नहीं गए, लेकिन उनके घरों को तबाह किया गया है और उनके घरों की सर्च भी की है। वहाँ पर सारी सर्च करने के बाद इन घरों को अब तबाह कर दिया गया। ज़ाहिर है वो एक अपनी आवाम के अंदर एक माहौल बनाना चाह रहे हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस है और हम बहुत सख्त इसके ऊपर एक्शन लेने जा रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे पाकिस्तान के लिए, जैसे हमने आपको बताया कि जब डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दोनों इस तरह के हों, फॉरेन मिनिस्टर आपको इसहाक डार साहब जैसे मनी लॉन्ड्रर, उनके ऊपर इल्ज़ामात रहे हैं, आपको पता है माजी में उन्होंने खुद हाथ से लिख के दिया हुआ है कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा हूँ। जब इस तरह के लोग बिठाए होंगे तो फिर दुनिया किस तरीके से, आप हार्ट टॉक याद कीजिए उनकी जो BBC पे हुई थी, जिस तरीके से, शुक्र है वहाँ उन्हें हार्ट अटैक नहीं हो गया था हार्ट टॉक पर बैठे हुए, लेकिन जो उन्होंने दुर्गत बनाई थी जर्नलिस्ट ने इनकी, वही काम वैसे यल्दा हाकिम ने बड़े प्यार से कर दिया है ख्वाजा आसिफ के साथ। लेकिन दोनों डिफेंस मिनिस्टर और आपके फॉरेन मिनिस्टर इस तरह के, तो यही होना जो हो रहा है। ये ज़रा एक ट्वीट देखिए, ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर का है और वो बता रहे हैं हिंदुस्तान को कि आपके साथ पूरे तरीके से खड़े हैं और ठोक के रख देंगे जो भी आपके ख़िलाफ़ है।
एक साइड ये है। हमारी बदकिस्मती क्या है कि इजराइल ने तो चले खड़े होना ही होना है हिंदुस्तान के साथ, दूसरी तरफ सऊदी अरब भी एक पप्पी इस गाल पे दे रहा है, इस गाल पे दे रहा है दूसरी पे, मतलब कि 1.10 अरब डॉलर इस रिफाइनरी में इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में, और 1.10 इस रिफाइनरी में, टोटल 2.20 अरब डॉलर जो है, 2.20 बिलियन डॉलर्स जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया 2 ऑयल रिफाइनरीज के अंदर हिंदुस्तान में इमीडिएटली। अमेरिका बहादुर के जो बयान है वो आपने देख ही लिए हैं, बाकी दुनिया के जो बयान है वो हमने देख ही लिए हैं। अब जो अमेरिका के अंदर मेरी कुछ लोगों के साथ बात हुई, कुछ पाकिस्तान में भी हुई, उससे अंदाज़ा हो रहा है, और जो इस सारे मामले को समझते हैं कि शायद अगले 2 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर मोदी किसी न किसी किस्म का अटैक करेगा। जो एनालिस्ट हैं वो ये ख्याल कर रहे हैं कि ये अटैक एयर होगा, लेकिन उसके साथ साथ ज़मीनी जो इंटरवेंशन है वो भी करेगा इंडिया। उनका ख्याल ये है कि वो भले जीबी में हो, भले कश्मीर में हो, ज़्यादा चांसेस इन्हीं इलाकों में, क्योंकि वो वहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल है, और वहाँ पर ये एयर स्ट्राइक भी होगी और ज़मीनी भी कोई ना कोई पेशकदमी ये बेशक अपने लोगों को दिखाने के लिए करें, लेकिन अब वो मस्कुलर पार अपनी जो है वो ज़रूर दिखाएंगे और कुछ ऐसा करेंगे। अल्लाह ना करे ऐसा हो। हमारी दुआ है कि हिंदुस्तान की जो लीडरशिप है उनको भी अकल आए, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं। अगर ऐसा होता है तो यहाँ के खित्ते के लोगों के लिए बहुत ये मुश्किल है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में यकजहती, हकीकी यकजहती आनी चाहिए, वो नहीं जो हम वक्त गुजारने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, जो पहली खबर मैंने आपको दी थी उसमें मैं एक आपको बहुत क्लैरिटी दे दूं कि आपने कल को मुझे फिर ज़िम्मेदार बनाना है, क्योंकि आपने देखा कि पाकिस्तान में पिछले 3 सालों में बहुत सारे लोगों ने आपको झूठ बेचा। आपको कहा इमरान खान अगस्त में बाहर आ रहे हैं, आपको कहा सितंबर में आ रहे हैं, अक्टूबर में आ रहे हैं, दिसंबर में आ रहे हैं। आपको याद है मैंने आपको कभी नहीं कहा। इस खबर में भी मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि ये इनका वन ऑफ द प्लान है। ज़रूरी नहीं कि इन जर्नल्स के साथ मुलाकात करके ये वाकई ये सब कुछ करेंगे जो इन्हें करना चाहिए। इस वक्त इनको ज़रूरत है कौमी यकजहती की, इसीलिए मैंने नहरों वाली खबर दी है आपको। इसीलिए साथ मैंने आपको बताया है कि इमरान खान को भी अब रीच आउट किया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान इस टाइम एक ट्रम्प कार्ड है। वो अगर इनके साथ आ जाएं और बयान दे दें इनके हक़ में, तो कौमी यकजहती वाकई बन जाएगी, जो इनको ज़रूरत है बहुत ही बुरी तरह से इस वक्त। अगर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हमने इकट्ठे होकर खड़े होना है, और होना भी चाहिए हमें इकट्ठे होकर, लेकिन इनको पहले होश के नाखून लेने चाहिए, जो अभी भी कर रहे हैं। ये कल किया है, परसों किया है, पिछली रात किया है। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को यौम तासीस के सिलसिले में भी अब हाउंड किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं, ये सब फौरी तौर पर बंद करना चाहिए। लेकिन कहना मैं ये चाहता हूं कि ज़रूरी नहीं है कि ये इस प्लान को बाद में अमली जामा नहीं या पजामा, अब जो भी कहना है आपने वो पहनाएं। क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि जैसे नहरों वाले में बदयांती है कि बाद में बनानी अभी काम चलाओ, इसमें भी हो सकता है कि ये अभी टेंशन है, तो इमरान खान साहब से एक आध बयान ले लो, उन्हें कहो हम आपके साथ ज़्यादती करना बंद करेंगे, एक आध बयान ले लो और उसके बाद फिर अपनी रवश पे चले जाओ। अगर ये जेन्युइनली ईमानदारी के साथ रीच आउट करें तो इससे अच्छी ब्लेसिंग पाकिस्तान के लिए और कोई नहीं होगी, और मेरी दुआ है कि ये करें। लेकिन मुझे इनकी इंटेंशंस पर शक है, इसलिए कल को अगर ये ना कहें तो आपने मुझे ये नहीं बताना कि मैंने आपको झूठ बोला। मैं आपको वो खबर दे रहा हूं जो हो रही है ग्राउंड के ऊपर। ये उसमें से प्लान ए अपना ऑन करते हैं, बी करते हैं या सी करते हैं, क्योंकि ये बदलते रहते हैं, वो मैं आपके सामने नहीं कह सकता। आगे चलते हैं जी। अगली खबर जो है वो आपके सामने ये रखनी है कि अब सिर्फ इमरान खान साहब के बारे में हम ये नहीं कहते, नजम सेठी क्या कहते हैं सुन ले। बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा लीडर नहीं है जो कि खड़ा होकर जो बात है वो कह सके। अच्छा, और बाय द वे ये दिस इज समथिंग दैट इमरान खान के हक में ये बात जाती है कि जब उन्हें मौका मिलता था तो वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी बात करते थे और इसराइल के खिलाफ भी बात करते थे। जिस तरीके से वो बात करते थे, कोई भी पाकिस्तानी लीडर उस तरीके से बात नहीं करता, क्योंकि वो खौफजदा है कि अमेरिका क्या सोचेगा, या बरतानिया क्या सोचेगा, या फ्रांस क्या सोचेगा, या यूएई क्या सोचेगा, या सऊदी अरेबिया क्या सोचेगा। And this is one of the reasons why Imran is popular in the public imagination, because he stands up as a nationalist. सुन लिया आपने। अब नजम सेठी से ज़्यादा इमरान खान का नाक़िद और इमरान खान के दुश्मन शायद ही कम लोग हों, जो कुछ उन्होंने शरीफ ख़ानदान के साथ मिल के इमरान खान के ख़िलाफ़ किया। जो कुछ भी वो कर सकते थे, जितनी उनमें कैपेसिटी थी, जितनी उन्होंने कमेंट्री की, फ़ायदे भी उनको हुए उस साइड पे जाने के। लेकिन आज वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक इमरान खान है, जो इजराइल हो या हिंदुस्तान हो उसके बारे में
आलमी लेवल के ऊपर पाकिस्तान का मुकदमा बयान कर सकता है, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ सकता है। अब इमरान खान के सख्त तरीन नाक़िद और नवाज शरीफ के बहुत ही रोमांटिक किस्म के फ्रेंड, में ये मुहावरतन रोमांटिक कह रहा हूँ, अब इस लफ्ज़ को ना पकड़ लीजिएगा, क्योंकि गंडोला राइड्स इकट्ठे लेते थे, आपको याद होगा। तो वो भी अब ये कहने में हक बजानब हैं या मजबूर है कि इमरान खान ही वाहिद पाकिस्तान के पास एक ऐसा लीडर है। अगली खबर आपके सामने क्विकली रखते हैं कि दोनों सफारत खानों के सामने हिंदुस्तान ने ये बेशर्मी की है कि वहाँ पर उन्होंने बैरिकेड्स जो सिक्योरिटी के थे वो पुलिस को भेज के हटवा दिए ताकि पाकिस्तानी सफारत खाने पे प्रेशर बढ़े और वहाँ पर कोई हमला हो सके। इस तरफ हमने भिजवा दिए लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए, वो दिहाड़ीदार से लोग लग रहे थे, नज़र आ रहा था बेचारों को, पता नहीं कहाँ से पकड़ के। हिंदुस्तानी जो सफारत खाना है वो पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक इनक्लेव में है, अंदर कोई नहीं जा सकता। ज़ाहिर है वहाँ पर अमेरिकन एम्बेसी भी है, दूसरी एम्बेसीज भी हैं, कोई नहीं जा सकता जब तक हमारी जो जनरल साहबान है उनकी तरफ से या हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इसकी इजाज़त ना हो। तो ये जो प्रोटेस्टर्स अंदर भेजें, ये इट्स अ बैड टेस्ट, इट्स अ बैड थिंग। आप अपना मजाक उड़वा रहे हैं, को थोड़ी सी मेच्योर हरकतें भी हमें कभी करनी चाहिए। ये हर टाइम लड़कपन, मैं और मेरे बॉयज़ मीन वो वाली हरकतें हम कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान अगर ऐसी हरकतें करता भी है तो हमें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। इससे हमारी क्रेडिबिलिटी है, हमारा इमेज है दुनिया में, वो ख़राब होता है। और हिंदुस्तान ने भी उधर जो हरकत की है बड़ी घटिया की है, जो उन्होंने पुलिस के बैरिकेड्स जो हैं वो हटाए हैं। दूसरी तरफ दोनों के सफारत खानों ने, इस तरफ सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच कुछ प्रोफेशनल थी, बाकी सारी चीज़ों पे मैंने तनकीद की, लेकिन जो फ़ॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग थी, कम अज़ कम जो सीटिंग अरेंजमेंट था, जो सेटिंग थी, वो प्रोफेशनल थी। अभी तक लगता है कि चौधरी साहब फ़ॉरेन ऑफिस को मुकम्मल तबाह नहीं कर सके, उसके डेकोरम को। तो उधर हिंदुस्तान ने भी फ़ॉरेन जो ऑफिस उनका है, उन्होंने डिफरेंट एम्बेसडर्स को बुला के ब्रीफिंग दी। इधर पाकिस्तान ने भी एम्बेसडर्स को ब्रीफिंग दी इस सारी एस्केलेशन के ऊपर। देखते हैं क्या होता है। हिंदुस्तान के अंदर जो हैं वो मुसलमानों के साथ खासी ज़्यादती हो रही है, उन्हें प्रोफाइल किया जा रहा है। मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। मसलन ये एक पूरी कहानी है। एक शख्स टैक्सी में बैठता है, तस्वीर लेता है, बताता है कि उसमें जो है एक भगवान की तस्वीर थी, मैं कंफर्टेबल हुआ। ये शख्स कह रहा है कि चले एक हिंदू की टैक्सी है। बाद में जब मैंने पेमेंट ट्रांसफ़र करनी थी तो वो मुसलमान निकला, तो मैं बड़ा परेशान हुआ, हैरान हुआ। और उसके नीचे कमेंट्स देखिए, वो कह रहा है वो जो फ़लाँ सेक्टर में फ़लाँ दुकान है, वो दुकान है मुसलमानों की, लेकिन नाम उन्होंने देखो हिंदुओं वाला रखा हुआ। तो प्रोफाइलिंग हो रही है, चुन चुन के लोगों को कह रहे हैं फ़लाँ मुसलमान है, उससे बिज़नेस ना करें, उसकी टैक्सी में ना बैठें, उसकी दुकान पे ना जाएं। और फिर हिंदुस्तान के जो चोटी के एंकर्स हैं वो डॉक्टर अम्बेडकर की किताब के चर्चे कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं वो कभी भी हिंदुस्तान के लॉयल नहीं हो सकते। ये पहले पाकिस्तान का या दूसरे मुसलमानों का सोचेंगे, फिर हिंदुस्तान का सोचेंगे। तो इस तरह की सारी प्रोफाइलिंग हो रही है वहाँ मुसलमानों के लिए, जो है वो बड़ा मुश्किल, मैं ये कहूँगा, सिचुएशन बनी हुई है। और भी कुछ चीज़ें माजी की आपके सामने रखनी थी कि शरीफ ख़ानदान हिंदुस्तान में कैसे वीज़े लेता रहा है, कैसे सब कुछ करता रहा है। वक्त नहीं है, उसको बाद के व्लॉग में रखेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।